Hello, my dear students. Myself, डॉक्टर दीप्ति लोहनी, आपकी बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ होम साइंस की। उम्मीद है आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं आपको दोनों पेपर पढ़ा रही हूँ बीए के। इससे पहले जो मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं वो प्राकृतिक रेशे के बारे में, और आपको जो दाग धब्बे कैसे मिटाए जाते हैं, ठीक है, स्टेन रिमूवल की विधियाँ, और भारतीय वस्त्र परंपरागत भारत के परंपरागत वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसका मैंने जितने भी कितने तरीके के होते हैं उनकी फ़ोटोज़, साड़ियाँ की, ढाका की जो ब्रोकेट साड़ी है, बालूचारी, बंधेज, ठीक है, इतने तरीके की जो साड़ियाँ, पाटन, पटोला। पाटन एक शहर है जहाँ पर पटोला साड़ी का मतलब सबसे पहले बनी थी। पाटन गुजरात में है। और चंदेरी साड़ियाँ, ये सब जरदोजी, ठीक है, इन सब वस्त्रों के बारे में मैंने आपको वीडियो भी बना के भेजा है और पीडीएफ भी भेजी है। और आप लोगों के अभी तक कोई भी असाइनमेंट नहीं आए हैं, ना ही कोई मुझे रिप्लाई करता है। मैं चाहती तो नहीं थी वीडियो बनाना आप लोगों, क्योंकि आप लोगों के यहाँ खुलता नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो सिर्फ आप आराम से खोल सकेंगे, एक्स रिकॉर्डर के थ्रू भी नहीं और ना ही यूट्यूब के थ्रू आपको सेंड करूँगी। तो एज अ टीचर ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। चाहे आप मुझे किसी तरह से भी ट्रीट करें, आप कुछ भी सोचें, लेकिन मेरा टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए सारा। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद आज आपको वीडियो बना के सेंड करी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपका जो नेक्स्ट पेपर है, दोनों पेपर मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। नेक्स्ट पेपर की क्लास में इसके बाद आपको सेंड कर दूंगी। तो ये प्राकृतिक रेशे के बारे में मैंने बताया था। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं? कपास, जितने भी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से, कीड़े मकोड़ों से, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस से, जितने भी सोर्सेस से जो भी रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कि कपास हो गया, और लेनिन हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, हेम, कॉयर, ठीक है, ये सब रेशे वस्त्रों, ये सारे वस्त्रों के रेशे प्राप्त होते हैं हमें पेड़ पौधों से। ज़्यादातर पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और कुछ एक होते हैं जो कि हमें, जैसे ऊन हो गया, ये प्राप्त होता है भेड़, ऊंट, इन सभी से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी, ऊंट से प्राप्त होते हैं। ऊन के अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ऊन जिससे प्राप्त होता है, जिन जानवरों से, उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों के से प्राप्त ऊन बहुत अच्छी होती है, सर्वश्रेष्ठ, और कुछ प्रजातियों से प्राप्त ऊन बहुत ही निम्न कोटि की होती है। और कुछ के शरीर के भागों से भी बहुत फर्क पड़ता है। निम्न भागों से अगर जो ऊन ली जाती है तो वो निम्न श्रेणी की होती है। जो उसके बाल होते हैं, जिन बालों से ऊन बनाया जाता है, जैसे कि पैरों के भाग हो गया, और जो ऊपरी भाग से, शरीर के ऊपरी भाग से जितने भी बाल निकाल के ऊन बनाई जाती है वो उच्च कोटि की होती है, ठीक है। और अलग अलग श्रेणियों के भी जानवर होते हैं, उनसे प्राप्त ऊन भी बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, ठीक। ये तो हो गया प्राकृतिक रेशा। आपको ओनली रिवीजन आपको करते रहना है और असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। अब आज बात करते हैं कृत्रिम रेशों के बारे में। तो कृत्रिम रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवकृत और दूसरा होता है रासायनिक या संश्लेषित रेशे। इसे हम केमिकल यान भी कहते हैं, ठीक है। केमिकल फाइबर, सॉरी, यान तो धागा होता है, केमिकल फाइबर। रेशा मतलब फाइबर, फाइबर से फिर धागा बनता है, रेशे से एक धागा जिसे हम यान कहते हैं। फिर उसी यान से वस्त्र बनता है और वस्त्र फिर वो तैयार होकर
फैक्ट्रियों में पूरा अच्छी तरीके से फिर वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, उसके जो आप सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मानवकृत रेशा कौन कौन से होते हैं। मानवकृत रेशे होते हैं, एक्सक्यूज मी, सबसे एक होता है मानवकृत रेशा रेयॉन। ठीक है, रेयॉन बनाने के 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, विस्कोस विधि और क्रिप्टामोनियम विधि। ठीक है, और इस रेयॉन का मतलब होता है कि सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट करना। इसका प्राप्ति होती है पेड़ के तने से, जो लुगदी प्राप्त होती है उसे कौन कौन से पेड़ों से? जैसे बांस के, कपास के, अनाज के दानों से जो प्रोटीन आदि मिलता है उसी लुगदी में, उसी से रेशा रेयॉन बनाया जाता है। फिर इन रेशों को एकदम बारीक घोल में छिद्र युक्त एक नली होती है जिसे स्पिंडलेट कहते हैं। छेददार नली, जैसे छिद्रयुक्त मतलब उसमें बहुत एक नली होती है पतली सी जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं एकदम अंत में, उसको स्पिंडलेट कहते हैं। उसी नली के द्वारा, उसी स्पिंडलेट के द्वारा इन रेशों के घोल को उसी नली से गुजारा जाता है और उस नली से छन छन कर फिर बारीक धागा तैयार होता है। उसी के द्वारा रेयॉन का निर्माण होता है। अब इन तीनों विधियों में अलग अलग तरीके से रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन के धागे बहुत ही कोमल होते हैं, चमकदार, बहुत ही सुंदर होते हैं और इसे मतलब कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेशम तो प्राकृतिक होता है जो हमें कीड़े से प्राप्त होता है, जिससे शहतूत को खाकर, शहतूत की पत्तियों को खाकर हमें रेशम देता है। लेकिन रेयॉन को कृत्रिम रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेशम के प्रकार ही, रेशम के समान ही चमक, कोमलता, सुंदरता होती है। कभी कभी तो जो उपभोक्ता है यानी कि कंज्यूमर्स हैं, अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि उत्पादक हैं, उन्हें तो सब कुछ पता ही होता है ना, क्योंकि वो बना ही रहे हैं और जो कंपनियां बनाती हैं उन्हें सब मालूम होता है। लेकिन जो उपभोक्ता है यानी कि हम कंज्यूमर्स, वो कभी कभार धोखा खा सकते हैं रेयॉन को ही वो रेशम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। इसे नाइट्रोसेल्यूलोज विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में जो रेयॉन प्राप्त होता है वो सेल्यूलोज के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर एक रिएक्शन करने के बाद उसे ईथर या अल्कोहल में घोल कर फिर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसी घोल को स्पिंडलेट से निकाला जाता है, जिससे कि बहुत ही महीन, सूक्ष्म, कोमल, चमकदार और लंबाई के धागे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह विधि बहुत ही खर्चीली थी, इस वजह से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं हो पाया। फिर उसी विधि होती है विस्कस विधि। इस विधि के द्वारा जो रेयॉन के वस्त्र बनते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षक, कोमल और सस्ते भी होते हैं। इसका आविष्कार कब हुआ? 1892 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस और मीडल ने इसका आविष्कार किया था। और जो नाइट्रोसेल्यूलोज विधि उसका आविष्कार हुआ 1884 ईस्वी में। सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। उन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज विधि को सर्वप्रथम शुरुआत की क्योंकि खर्चीली थी, इस वजह से इसका उपयोग ज्यादा नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट थर्ड है क्रिप्टामोनियम विधि। इस विधि का प्रारंभ किया LH डेस्पेशियस ने 1890 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से रेशे यूज होते हैं? रुई की पट्टियां यूज होती हैं और लकड़ी के लुगदे। उनको कास्टिक सोडा और सोडा ऐश में मिलाकर उबालने के बाद क्लोरीन से ब्लीच करके फिर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जब वो सूख जाते हैं उन्हें फिर से अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोल कर एक गाढ़ा सा घोल तैयार होता है। इसी गाढ़े घोल को स्पिंडलेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। ठीक है, और अब इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड
केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको क्यूप्रामोनियम विधि कहा जाता है। इस विधि से जितने भी रेयॉन के वस्त्र प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर, एकदम महीन, कोमल, चमकदार होते हैं। लेकिन ये तीनों विधियां जो मैंने बताई हैं आपको, नाइट्रोसेलुलोज विधि, विस्कोस विधि और क्यूप्रामोनियम विधि, इन सब में जो निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो विधियां बदल गई हैं, इसीलिए इनका नाम अलग है। और रेशे और जो धागा प्राप्त होता है बहुत ही समान होता है, बिल्कुल समान होता है। बस फर्क ये होता है कि कोई खर्चीली बहुत ज्यादा है और किसी का उपयोग इतना ज्यादा नहीं हो पाया। और जो सबसे लास्ट की विधि है, हाँ, क्योंकि ये अलग अलग विधियों से बनाए जाते हैं रेयॉन, तो इनकी जो गुण है और विशेषताएं हैं उनमें बनने के बाद बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। यानी कि उनके जो वस्त्र बनते हैं और धागे तैयार होते हैं अलग अलग विधियों से, उनमें विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि डिफरेंस पाया जाता है। सब तरीके के रेयॉन एक जैसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नता अवश्य होगी। फिर नेक्स्ट है आपको रासायनिक रेशा या संश्लेषित रेशा। इसे ताप संयम्य रेशे भी कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, अलग अलग तरीके के रासायनिक तत्वों से होता है। अब उसमें क्या था, रेयॉन में क्या था कि मतलब प्राकृतिक और केमिकल दोनों का मिश्रण से रेयॉन तैयार हुआ है, इसीलिए इसे मानवकृत कहा जाता है। जो रासायनिक है वो सिर्फ रासायनिक रेशों से ही, रासायनिक प्रक्रिया और रासायनिक तरीके रेशों से ही प्राप्त होता है। इन्हें जादुई रेशा भी कहा जाता है, रासायनिक रेशों को, क्योंकि इनमें अत्यधिक सुंदरता और मजबूती ज्यादा होती है। जो रेयॉन के रेशे बनते हैं उनमें मजबूती नहीं होती है, कोमल होते हैं, लेकिन जो रासायनिक रेशे प्राप्त होते हैं उनमें मजबूती पाई जाती है, अत्यधिक सुंदर होते हैं और इन्हें जादुई रेशा भी कहा जाता है। इसमें होते हैं नायलॉन, डेक्रॉन, ऑरलॉन, एक्रिलीन, टेरिलीन, डर्वन, सारन, डाइनल और फाइबर ग्लास। जो मुख्यतः है वो नायलॉन और फाइबर ग्लास। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नायलॉन का आविष्कार सबसे पहले हुआ 1938 ईस्वी में। डिपॉन्ट कंपनी के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कैराथर्स, उन्होंने इसका निर्माण किया, आविष्कार किया। और एक भी बहुलक रेशा है, ठीक है, यानी कि पॉलीमर जिसे कहते हैं। बहुलक रेशा यानी कि पॉलीमर, बहुत सारे रेशों को मिलाकर जो रेशा बनाया जाता है अलग अलग तरीके के, उसे हम बहुलक रेशा कहते हैं, पॉलीमर। ये पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे चिकने, मजबूत, कोमल और लचीले, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें। इसे अपनी इच्छा अनुसार इसकी लंबाई छोटी या बड़ी जैसे हम देना चाहें वो दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि रेयॉन के रेशे तो लंबे ही होते हैं, लेकिन इसके रेशे, नायलॉन के रेशे छोटे बड़े जैसा भी इंसान देना चाहे, जो भी उत्पादक या जो कंपनी बना रही है अपने हिसाब से उसके रेशे की लंबाई को निर्धारित कर सकती है। फिर है डेक्रॉन। डेक्रॉन के रेशे पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं, जो सीधे होते हैं, एकदम चिकने, गोल और बहुत ही ज्यादा चमक होती है। ये भी नायलॉन की तरह ही होते हैं। और इसमें जो गर्मी सोखने की क्षमता होती है, पानी सोखने की क्षमता, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको जैसे बरसात में इसको पहन सकते हैं, ताकि इसमें जो नमी है या पसीना सोखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, गर्मी में या बरसात के समय इसको पहनने में उपयोगिता होती है। फिर आ गया ऑरलॉन, एक्रिलीन, टेरिलीन। सभी रेशे एक समान होते हैं लगभग। इनमें चमक और मजबूती प्रदान की जाती है। इनकी लंबाई भी अपने हिसाब से रखी जा सकती है, जैसा कि चाहने अपने हिसाब से, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार। इसमें भी सैटिन जैसी, यानी कि बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं और चिकने होते हैं, सैटिन की तरह। फिर है फाइबर ग्लास। इसका निर्माण भी स्पिंडलेट से ही हो, जैसे रेयॉन का निर्माण स्पिंडलेट से होता है, उसी प्रकार फाइबर ग्लास का निर्माण भी स्पिंडलेट से। स्पिंडलेट में एक नली होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं छोटे छोटे। इसी को फाइबर ग्लास को पिघलाकर, मतलब कि कांच को पिघलाकर उसमें स्पिंडलेट के बहुत
महीन छेदों से गुजारने के बाद जो धागा तैयार होता है उसी को फाइबर ग्लास कहा जाता है। क्योंकि कांच का होता है इसलिए इसको फाइबर ग्लास कहा जाता है। ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है? पर्दे, अग्नि अवरोधक परिधान, यानी कि जो फायर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा जो जहाँ कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो जो इस तरह के परिधान पहनते हैं उनका निर्माण फाइबर ग्लास से ही होता है, क्योंकि अज्वलनशील होते हैं, नहीं जलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कृत्रिम रेशों के बारे में। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं व्हाट्सएप में, ग्रुप में, कि हाँ मैम समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं। और अगर इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से, क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है और रेशों के बारे में ज़्यादातर है, मतलब ज़्यादा पूरी एक यूनिट रेशों के बारे में ही है। तो आपकी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। और इससे पहले जो मैंने भारत के परंपरागत वस्त्र का पीडीएफ और वीडियो सेंड किया है वो भी आपकी यूनिट है, एक यूनिट वो भी है, 4th या 5th यूनिट है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आपको दाग धब्बे वाला स्टेन रिमूवल वाली पीडीएफ और वीडियो भी सेंड किया है, और वस्त्र धोने के तरीके वाला वीडियो भी सेंड किया है। तो आपकी लगभग यूनिट फर्स्ट सेकंड यूनिट तो कंप्लीट हो ही गई है। और इतना अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें ग्रुप में। ठीक है, अगर नहीं आया तो भी करें, क्योंकि एक्स रिकॉर्डर से इतना लंबा वीडियो सेंड नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करके सेंड करती हूँ। लेकिन आज ये वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे रिप्लाई करें, और अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन करें, असाइनमेंट सबमिट करिए। ठीक है, थैंक यू।